चित्रा सिंह है और मैं आपका स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आप जानते हैं 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्पर्धा आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आया है जिसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी कि आपका सिलेक्शन झारखंड स्टेट सर्विस में होना 110% श्योर है। बट ये बात मैं इतनी गारंटी के साथ क्यों बोल पा रही हूँ, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है और सबसे पहला रीज़न कि ये कोर्स डिज़ाइन और स्ट्रक्चर किया गया है इस बार की यूपीएससी सीएससी 2024 के AIR 115 दैट इज ऋत्विक मेहता सर के द्वारा। ऋत्विक सर से काफ़ी बच्चे आप में से ऑलरेडी RFO मेंस एग्जाम के लिए पढ़ चुके हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा उस कोर्स को पसंद भी किया है एंड वी आर होपफुल दैट यू आर गोइंग टू लव दिस कोर्स एज वेल। तो हमने या स्पर्धा ने सोचा क्यों कि हमको जेपीएससी के लिए कोई कोर्स लेके आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न, आपने सावित्री मैम की वीडियो देखी होगी, उसमें उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये चीज़ मेंशन की थी कि सबसे बड़ा स्ट्रगल या सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए, वो ये होता है कि वो पढ़ना तो चाहता है बट उसके पास कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी होती है। स्पेशली जब हम स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तो मार्केट फ्लडेड है काफ़ी सारे कंटेंट सोर्सेज से, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट सर्विस तो वहाँ पे आपको सिलेबस तो पता है बट सिलेबस के टॉपिक्स का कंटेंट, उसका मैटर, उसका सोर्स मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी जाता है। तो इस सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए और एक ऐसी टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए जो एकदम क्वालिटी बेस्ड है और एग्ज़ाम स्पेसिफिक है, कंसाइज्ड है और इजी है, तो उस चीज़ को आप तक ले जाने के लिए स्पर्धा ये आपके लिए कोर्स लेके आया है एंड वी आर होपफुल दैट यू आर गोइंग टू जॉइन इट। और जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी प्रिपरेशन में एज ले सकते हैं। सो आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स तो देख लिए होंगे जो अभी तक रिसेंटली अपलोड हो चुके हैं। हिस्ट्री का हो चुका है, पॉलिटी का हो चुका है, साइंस का हो चुका है, झारखंड भी हो चुका है। सो टुडे वी आर कवरिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सीरीज का हम पहला लेक्चर करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हिंदी के अंदर हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। कुछ जो क्वेरीज है बच्चों की मैं सॉल्व आउट कर देती हूँ। पहला तो ये कि मैम जो हमारा जो कोर्स है ये स्पर्धा का, क्या ये हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो मैं बताती हूँ कि ताकि से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मीडियम ना हो। अगर बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, हिंदी में पढ़ना चाहता है तो मीडियम बैरियर ना बने, उसके लिए हमने कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि दोनों मीडियम के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जब हम आपको स्लाइड्स में पढ़ाएंगे तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ करके पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक तरह से इंग्लिश में पढ़ाएंगे बट द नोट्स विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, जो नोट्स हम देंगे आपको वो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो इंग्लिश में अपना पेपर लिखने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश में प्रोवाइडेड रहेंगे और जो हिंदी में लिखेंगे उनका हिंदी में हम प्रोवाइड करेंगे नोट्स को, ताकि से मीडियम एक बैरियर ना बने आपकी प्रिपरेशन जर्नी में और आपका ध्यान और आपकी मेहनत सिर्फ पढ़ाई पे हो और कोई दूसरे तरह के फैक्टर पे ना हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। अगेन मेरा नाम चित्रा सिंह है और मैं आपका जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है जो कि एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन होता है झारखंड की किसी भी, अभी हम स्टेट लेवल एग्जाम की बात कर रहे हैं तो इसमें इकोनॉमिक्स जितना आपका पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, जितना आपका ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स रखता है। और साइंस और कुछ आर्ट्स बच्चों के साथ ये चैलेंज हो जाता है कि उन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसलिए इकोनॉमिक्स को इस तरीके से कवर करेंगे ताकि से कोई बच्चा जिसने कभी लाइफ में इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, वो भी समझ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपका पहला टॉपिक जो है सिलेबस का वो है नेशनल इनकम, उसको हम कवर करने वाले हैं। उसका कुछ पार्ट, ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन हम आज खत्म करने वाले हैं। लेकिन डायरेक्टली हम किसी टॉपिक पे जंप करने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है या फिर क्या ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, ठीक है। हमें पता है हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, हमें पता है हमें मैथ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें पता है साइंस के बारे में हमारे पास नॉलेज क्यों होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हिस्ट्री की तरह आपको रटना नहीं होता, इसमें चीज़ों को आपको समझना होता है और समझने के लिए मैं आपको स्टोरीज, एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि से आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, रिकॉल कर पाए, रिमेंबर कर पाए एग्जाम तक और उसके बाद भी।
चलिए, तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू बिगिन दिस जर्नी विद मी। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, चलो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली थी। देखो, सपोज मेरे पास 1000 रुपए हैं, ठीक है। हाँ, सपोज मेरे पास 1000 रुपए और मैं चाहती हूँ कि 1000 रुपए से मैं एक रेस्टोरेंट में जाके बहुत अच्छी जगह खाना भी खा लूँ, अपने लिए बहुत अच्छे से शॉपिंग भी कर लूँ, बहुत अच्छे अपने लिए कपड़े भी खरीद लूँ। शॉपिंग फूड के अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले लूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि कुछ पार्ट में डोनेट भी कर दूँ, है ना, 1000 रुपये में से। और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे लिए बुक्स भी लेके आ जाऊँ, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, ये मेरे डिजायर्स है, ये मेरी वांट्स है, ये मेरी चाहत है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास है तो 1000 रुपये, लेकिन मैं ये सारी चीजें करना चाहती हूँ। आपने भी कभी लाइफ में देखा होगा कि आपके पास कभी पैसा आता है तो आपको मन करता है मैं ये भी कर सकता हूँ, इससे मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपके जो डिजायर्स होते हैं, जो आपकी चाहते हैं, वो बहुत कुछ है। लेकिन हमारे पास जो पैसा है, जो हमारे पास रिसोर्स है, वो लिमिटेड है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारे पास जो डिजायर्स हैं वो क्या है, वो अनलिमिटेड हैं। डिजायर्स क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन मेरे पास जो रिसोर्स है, जो मेरे पास पैसा है, जो मेरे पास सामान है, वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो ये क्या हो गया, ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दोनों चीजें अनलिमिटेड होती या दोनों चीजें लिमिटेड होती तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसी का सल्यूशन, इसी को कैसे सॉल्व करना है, या फिर जो आपके पास रिसोर्स है, जो आपके पास पैसा है, उस कम पैसे को कैसे हम मैक्सिमम उसका यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमम उसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो जनरली क्या होती है, ये देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विस, जो आपका सामान है, उसका कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के बाद जो सामान बन गया उसको, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है, वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरी चीज इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं कि ठीक है, आपके पास सामान आपका प्रोड्यूस हो गया, उसका उत्पादन हो गया, वो लोगों तक पहुंच गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद लोगों ने उसका कंजम्पशन कैसे किया। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, कंजम्पशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, जिसको इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड, जिसका इकोनॉमिक्स का रहा है, वो अपने जो रिसोर्सेज है, वो अपने पैसे का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकता है, कंपेयर टू द पर्सन जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। चलो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको हर सब्जेक्ट के फादर के बारे में पता होना चाहिए। आपसे उसमें पूछा जा सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मेंस में भी कुछ आंसर में आप इस चीज को कोट कर सकते हो, ठीक है, जब जरूरत हो। एडम स्मिथ जो है, उनको हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, रीजन भी क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करा है इस फील्ड के अंदर। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साइड में अभी नोट डाउन कर लें, ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप प्लीज इनके बारे में 2 मिनट 2.5 मिनट जितना पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़ें, ठीक है, इट विल रियली हेल्प यू आउट। अब देखो, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, वो 2 में डिवाइडेड है। क्या 2 चीजें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम सामूहिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर अंतर क्या है, हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो एकदम, देखो वर्ड से पता पड़ रहा है क्या है माइक्रो, मतलब छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, एक एक इंसान के लेवल पे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। डिमांड जो टॉपिक होता है, मांग कितनी है, सप्लाई कितना हो रहा है बाजार में, लोगों का बिहेवियर कैसा है, कंजम्पशन कैसा है उनका, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल होते हैं, बट ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इतना क्लियर है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नाम से तुम समझ सकते हो सामूहिक, यानी बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे क्या टॉपिक्स हो सकते हैं हम पढ़ते हैं, आपके देश की इनकम कितनी है भाई, है ना,
देश के लेवल पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ लो तुम, ठीक है। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो आप एक एक घर की बात करोगे, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो पूरे देश को एज अ वन यूनिट आप समझते हो, ठीक है। नेशनल इनकम हो गया, इनकम को आप वाई से भी सिम्बलाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और क्या टॉपिक हो सकते हैं, देश के लेवल पे सोचो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। देखो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये क्या है, देश के लेवल से इंपॉर्टेंट है ना, समझ में आया। तो इसलिए हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब क्या आपके एग्जाम के लिए आपको दोनों चीजें पढ़ने की जरूरत है, तो नहीं, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि देखो आप क्या बनने वाले हो, आगे जाके आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, जहाँ पे आप गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करोगे, सरकार के साथ मिलके काम करोगे पॉलिसी बनाने में कि हाँ आपके जगह अगर गरीबी ज्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप सरकार को एडवाइस करोगे। तो उसके लिए आपको ये सारी चीजों का मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स है इसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में और माइक्रो नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको रीजन पता होगा कि क्या जरूरत है और क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ना, वो प्री का सिलेबस इतना ही है। ये हेडिंग है आपके सिलेबस की, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूनिट का नाम है, और इसके अंदर 1 2 3 ये 3 चीजें हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके कुछ जो मूल विशेषता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज, ये दूसरा टॉपिक है। और तीसरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है जो अलग से मिसलेनियस वाला जो सेक्शन होता है आपके सिलेबस में, उसमें मेंशन कर रखा है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्री का सिलेबस है। इसके बाद आपका मेंस का सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। मेंस के सिलेबस के अंदर देखो जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, वो पेपर 5th है, ठीक है। पेपर 1 2 3 4 के बाद पेपर 5th आपका कौन सा है, इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स का नाम इकोनॉमिक्स नहीं है सिर्फ, उसका पूरा नाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका पूरा नाम है, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, तो देखो आपके जो मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उसका जो सिलेबस वैसे ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अलग अलग यूनिट है एक तरीके से, ठीक है। तो आपकी ये जो पहली यूनिट है, जो आपका पहला ग्रुप ए है, उसका नाम है क्या है, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या होती है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो उसका सिलेबस देखो। अब बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर जो सिलेबस आ रहा है वो आपका ये रहा, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, और अदरवाइज हमारा टेलीग्राम पे एक स्पर्धा प्रकाशन, स्पर्धा ऑफिशियल के नाम से चैनल है, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यू कैन गो देयर, यू कैन डाउनलोड द PDF एंड रीड इट, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जरूर पता होना चाहिए आपको। चलिए, दिस इज द सिलेबस, यू कैन पॉज एंड रीड इट, ठीक है। उसके बाद ये देखो, तो सिलेबस काफी लंबा है आपका, ठीक है, मेंस का, बट कोई नहीं, हम एक एक टॉपिक को काफी अच्छे से कवर करेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। ये आपका ग्रुप बी शुरू हो जाता है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो सिलेबस आपको PDF के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा। काफी लंबा सिलेबस है तो मैं एक एक टॉपिक का नाम नहीं लूंगी, ठीक है। हम डायरेक्ट जो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उस पर बढ़ते हैं। आज कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इट इज नेशनल इनकम, ठीक है। ये आपकी पहली जो यूनिट है उसका पहला टॉपिक है मेन सिलेबस का, ठीक है। और नेशनल इनकम में भी आप देखोगे कि आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर रखा है कि आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, जो एलिमेंट्री कंसेप्ट्स है यानी कि जो बहुत बेसिक कंसेप्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब हम शुरू करने वाले हैं, एकदम आप रेडी हो जाइए, ठीक है। देयर इज नो गोइंग बैक नाउ, एक बार हमने शुरू कर दिया तो बस
पूरा टॉपिक हम खत्म नहीं करेंगे। चलिए ये देखिए, आई होप यू कैन सी इट। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स है ना, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, और किस तरीके से नेशनल इनकम को, देश की जो आय होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है, ये दोनों चीजें। उसके अलावा ये सारा जीडीपी, एनडीपी, जीएसडीपी, ये सब कुछ पढ़ने वाले एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस। अब ये कांस्टेंट करंट प्राइस क्या होता है, ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये सब आप मेरे साथ अभी जानोगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले नेशनल इनकम का मतलब क्या है, जैसे कि आप इस टर्म से, इस वर्ड से ही समझ पा रहे हो, नेशनल मतलब देश की कहीं ना कहीं बात करी गई है, कहीं ना कहीं, ठीक है। और इनकम मतलब आय, तो देश की क्या है, यानी कि देश में जो गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं वो कितने पैसों में आप उसको बेच पा रहे हो, यानी कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स हम हाईलाइट करेंगे, उसको एक एक करके समझेंगे। रेजिडेंट का मतलब क्या है हमें नहीं पता, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे, और टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या है ये भी हम समझेंगे। सपोज मैं एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर हूँ जहाँ पे, यानी कि मैं एक ऐसे देश के अंदर हूँ जहाँ पे सिर्फ कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे 10 पेन प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, 10 पेन का प्रोडक्शन हुआ है, और 10 पेन को बनाने में मेरी लागत कितनी लगी, एक पेन में मेरी 10 रुपए लगी, तो 10 पेन में कितनी लागत लगी, 100 रुपए। समझ में आया। तो ये 100 रुपए मेरी क्या हो गई, नेशनल इनकम हो गई। बस यही कंसेप्ट है आपका नेशनल इनकम का, और कुछ नहीं, ठीक है। अब वापस पढ़ो, रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में कितनी वैल्यू है जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। उसके बाद एक दूसरा वर्ड है रेजिडेंट्स, और तीसरा वर्ड है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है मैम, साल से तो हम ये समझते 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, तो क्या ये आप भूलना चाह रहे हो, नहीं। फाइनेंशियल ईयर की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस यू कैन प्लीज नोट इट डाउन बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड, या आपके पहले एग्जाम्स में भी पूछा गया है और अब वापस पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मेरी, अगर देश में सिर्फ मान लो हमने क्या अज्यूम करा था, सिर्फ पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कितने पेन प्रोड्यूस हुए, डेट भी तो होनी चाहिए कुछ, और वो डेट क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। अब लास्ट इसमें हमारा नेशनल इनकम की डेफिनेशन में कंसेप्ट है जो हमको समझना है, विच इज रेजिडेंट्स, ठीक है। तो हम रेजिडेंट वाला जो कंसेप्ट है इसको समझेंगे अभी। तो रेजिडेंट से आप बोलोगे, चलो हिंदी में क्या बोलते हैं, रेजिडेंट को निवासी बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैम ये जो रेजिडेंट वर्ड है क्या इसका मतलब सिटीजन और रेजिडेंट का मतलब एक ही होता है या दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्या दोनों का मतलब सेम है, नहीं। देखो, सिटीजन का मतलब क्या होता है, आप जब किसी देश के नागरिक होते हो तो आपको सिटीजन बोला जाता है। अब मैम नागरिक से आपका मतलब क्या है, नागरिक से मेरा मतलब ये है कि जैसे सपोज मैं खुद को क्या भारत देश की नागरिक बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास भारत देश में रहते हुए कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ मेरे पास ऐसे हक हैं, और कुछ मेरी एट द सेम टाइम जिम्मेदारी भी है जो दूसरे के पास, जो कोई फॉरेनर है उसके पास वो हक नहीं है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या मेरे पास हक हैं, जैसे कि सपोज इंडिया के अंदर आज की तारीख में अगर इलेक्शन हो तो क्या मैं वोट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो इसलिए इट इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि ये जो हक है, क्या उस वक्त अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहे हो मान लो, और यूएसए से कोई टूरिस्ट आ जाए इंडिया में, ठीक है, तो जब वो इलेक्शन होते हुए देखेगा, क्या वो उस इलेक्शन के अंदर अपना वोट डाल सकता है, बिल्कुल नहीं डाल सकता। दिस इज द रीजन कि उसको क्या बोलेंगे कि वो सिटीजन नहीं है भारत का, क्योंकि उसके पास भारत में वो रहने तो आया है, वो टूरिज्म करने तो आया है, ठीक है, वो घूमने तो आया है, बट उसके पास वो हक नहीं है जो भारत के नागरिक के पास है। समझ में, आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि सिटीजन का क्या कंसेप्ट होता है। जब आपके पास किसी देश में रहने में कुछ राइट्स होते हैं, आपके पास कुछ आपके हक होते हैं, तो आप क्या बन जाते हो, सिटीजन बन जाते हो। क्लियर है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो टूरिस्ट करने आया था ना, टूरिज्म के लिए आया था, ये जो
वो सोचे कि यार इंडिया बढ़िया देश है, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, मैं ऐसा करता हूँ मैं अपना बिजनेस सेटअप कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसको जो भी परमिशन वगैरह चाहिए थी उसने ले लिया और उसने बिजनेस सेटअप कर दिया और मस्त वो यहाँ पे अब क्या कर रहा है, 1 साल 2 साल से मस्त पिज्जा का कैफे खोल दिया उसने, पिज्जा बेच रहा है वो, ठीक है। तो अब इसको क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा कि इंडिया का रेजिडेंट है। क्यों माना जाएगा इसको इंडिया का रेजिडेंट, वो देखते हैं। क्योंकि इसकी जो आज की तारीख में आय है, जो इसकी इनकम है, वो कहाँ से जनरेट हो रही है, इसको पैसा कहाँ से मिल रहा है डे टू डे लाइफ के लिए, इसको मिल रहा है इंडिया से। तो जिस भी देश से आपकी आय आ रही हो, ठीक है, आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो जिस देश के अंदर लाई करता हो, उसको उस देश के आप रेजिडेंट हो जाते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आज की तारीख में अगर स्विट्जरलैंड जाके पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, और वहां से मैं पैसा कमाने लग जाऊं, तो क्या मैं वहां की सिटीजन बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं सिटीजन तो भारत की रहूंगी, बट मेरे को रेजिडेंटशिप कहाँ की मिल जाएगी, या मेरे को रेजिडेंट कहाँ का कहलाया जाएगा, वो स्विट्जरलैंड का। क्यों? क्योंकि मेरी जो इनकम है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, स्विट्जरलैंड से, इंडिया से नहीं, ठीक है। यू कैन रीड द डेफिनेशन नाउ। रेजिडेंट को आप निवासी भी बोलते हो हिंदी के अंदर, पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यही बात हमने करी थी कि उसका पैसा जहाँ से आ रहा हो, जिस देश की टेरिटरी से आ रहा हो, उसका वो रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है। और नागरिकता में सिर्फ एक बात याद रखना, हक और अधिकार, ठीक है। चलो, तो नेशनल इनकम के अंदर आप बेसिकली जीडीपी, एनडीपी ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। वो अगर आपने अच्छे से नहीं समझी तो आप जीडीपी और एनडीपी वाला कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, उत्पादन के साधन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैंने सोचा कि मैं एक फूड की स्टॉल लगाऊंगी, ठीक है, फूड की स्टॉल लगाऊंगी मैं मस्त जयपुर जाके, कैपिटल सिटी है राजस्थान की, बहुत अच्छे लोग हैं, तो बहुत अच्छी मात्रा में लोग भी हैं वहाँ पे, हवा महल के सामने मुझे फूड स्टॉल लगानी है। तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फूड स्टॉल लगाने के लिए? सबसे पहले तो चलो मैंने सोचा कि मैं चलो मोमो का ठेला लगाऊंगी, मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा तो नहीं है कि मैं जयपुर पहुंची और मेरे पास हवा में वो बन के आ जाएंगे मोमोज और मैंने उसका ठेला लगा लिया, नहीं होगा ना। मुझे जयपुर जाके कोई ऐसी जगह लेनी पड़ेगी जहाँ पे मैं उसको बना पाऊँ, जहाँ पे मैं मोमोज का प्रोडक्शन कर पाऊँ, ठीक है। तो उस जगह के लिए मुझे क्या लगेगा, उस जगह के लिए मेरे को लगेगा लैंड, जमीन लगेगी, ठीक है। अब मेरे को चलो जमीन मिल गई, तो क्या जमीन से मेरा पूरा काम हो जाएगा? नहीं, जमीन के बाद मुझे और क्या चीज लगेगी, मेरे को कुछ ऐसे काम करने वालों लोगों की जरूरत होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर, ठीक है। अब मेरे पास उस जमीन भी आ गई, मेरे पास काम करने वाले लोग भी आ गए, तो क्या मेरे मोमोज अब भी बन जाएंगे? नहीं। अब मुझे क्या जरूरत है, अब मुझे जरूरत है कैपिटल की ना। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी का मतलब ये होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, सपोज मुझे मोमोज बनाने के लिए कुछ कटिंग और चॉपिंग वेजिटेबल्स करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, किसी मशीन की जरूरत है, तो मेरी क्या हो गई, एक इन्वेस्टमेंट हो गई। क्यों इन्वेस्टमेंट हो गई? क्योंकि वो मशीन मेरे को हेल्प कर रही है सामान बनाने में, सामान मतलब मोमोज बनाने में, ठीक है। तो कैपिटल मतलब क्या होता है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो अपने बिजनेस के अंदर, है ना। तो सपोज मान लो मुझे कैपिटल लगी 1 लाख, ठीक है ना। और लास्ट में हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल। अब एक और चीज, क्या ये तीनों चीजें अपने आप हो गई या फिर किसी इंसान ने सोचा कि मुझे मोमोज का ठेला लगाना चाहिए? किसका दिमाग था वो जिसने सोचा कि मैं ये काम करने वाला हूँ या मुझे रिस्क लेना चाहिए फूड स्टॉल का ठेला लगा के? कोई तो दिमाग रहा होगा। किसका दिमाग था वो? मेरा दिमाग था। और इस चीज को क्या बोला जाता है, मतलब मुझे किस नाम से बोला जाएगा? एंटरप्राइज। जो सोचता है रिस्क लेने का, जो सारी चीजों को, जो बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो बाकी साधन है, क्या क्या साधन हुए बाकी आपके इसके अलावा, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको जो एकजुट करके रखता है, ऑर्गेनाइज, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें जो देखता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्राइज, ठीक है। ये चीज अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। तो आई होप आप समझ पाए होगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो रीजन जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो पा रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबल किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये ना हो तो क्या मेरे को
गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन अगर करना चाहो नहीं हो पाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद अब देखो, क्या मैं सिर्फ लैंड पे कब्जा करके बैठी रह सकती हूँ? क्या मैं लेबर को हर दिन, हर महीने, हर साल बुला के उनसे काम करवा सकती हूँ, या फिर मुझे उनको रिटर्न में कुछ देना भी पड़ेगा? मैम बिल्कुल देना पड़ेगा, है ना, फ्री में तो कोई काम नहीं करता। तो लैंड जो जमीन पे मैं काम करवा रही हूँ उसके बदले में क्या दूंगी जयपुर में? उसके बदले में दूंगी रेंट, ठीक है। अब लेबर जो मजदूर मेरे यहाँ पे काम कर रहे होंगे उसको मैं क्या दूंगी? उसको सैलरी दूंगी। उसको क्या दूंगी? मैं वेजेस दूंगी, वेतन दूंगी, ठीक है। तीसरा चीज हुआ कैपिटल। अब मैं जो मशीन वगैरह लेके आई है ना, मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी, उसके लिए मैंने पैसा कहीं से लोन लिया होगा, है ना। एक ठेला भी मैंने खरीदा, उसके लिए भी मैंने लोन लिया होगा। तो उस लोन के ऊपर मैं क्या दूंगी हर महीने? मैं दूंगी इंटरेस्ट, ठीक है। और लास्ट में एंटरप्राइज। मैंने सोचा था कि मेरे को सारा काम करना चाहिए, मेरी सारी मेहनत थी, ठीक है, मैं सारा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन देख रही हूँ, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। और मुझे क्या मिलेगा एंड में? लाभ, यानी कि प्रॉफिट। बस खत्म ये टॉपिक आपका, है ना, खत्म ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्या चीजें इन्वॉल्व होती है जब आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, और उनके बदले बदले आप क्या देते हो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और क्यों देते हो ये भी क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखने वाले टाइप्स ऑफ गुड्स से हम क्या समझते हैं, ठीक है। वस्तुएं क्या अलग अलग प्रकार की होती है जो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम समझो कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, है ना, तो क्या ये वीडियो अपने आप बन जा रहा है, या फिर मुझे इसको बनाने के लिए कैमरा की जरूरत पड़ रही है, मुझे इसको बनाने के लिए लाइट्स की जरूरत पड़ रही है, और मुझे इसको बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड की भी जरूरत पड़ रही है, और ऐसी 2-4 चीजों की और जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो मशीन्स हैं, ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये मेरे कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। समझ में आया? जो आपकी कंपनी के लिए, जो आपकी फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह जो होती है वो कैपिटल गुड्स। अभी एग्रीकल्चर में जब किसान क्या यूज करता है, मान लो एक ट्रैक्टर यूज कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या एक एसेट है ना, उसका काम बहुत जल्दी हो जा रहा है ट्रैक्टर की वजह से, तो उसके लिए क्या हो गया? कैपिटल गुड हो गया। अब ये इंटरमीडिएट गुड क्या है मैम? इंटरमीडिएट गुड जो बीच की वस्तु होती है, एक तरीके से रॉ मटेरियल समझ लो। फॉर एग्जाम्पल तुम बाजार से मैदा लेके आए, है ना, और मैदा लेके आने के बाद तुमने उसको ब्रेड बना के बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैदा हुआ ना, वो तुम्हारा क्या हुआ? वो इंटरमीडिएट गुड हुआ। अब इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ो। इंटरमीडिएट गुड इज अ प्रोडक्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड गुड। मेरा फिनिश्ड गुड क्या था? फिनिश्ड गुड मतलब क्या होता है? फिनिश्ड गुड जो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, जो फाइनली आप कंज्यूमर को बेच रहे हो, ठीक है, वो आपका फिनिश्ड गुड। मेरे केस में अगर मैं ब्रेड बेच रही हूँ तो मेरा फिनिश्ड गुड क्या हुआ? ब्रेड हुआ। लेकिन क्या ब्रेड अपने आप बन गई? ऊपर से आ गई मेरे पास ब्रेड? नहीं, ब्रेड बनाने के लिए मुझे बहुत चीजों की लागत लगी। किसकी क्या जरूरत लगा मेरे को ब्रेड बनाने के लिए? मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास थी मैदा, ठीक है। तो जो मैदा हुआ वो मेरा क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड हुआ। एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, मैम आप बोलोगे कि मैम कैपिटल गुड्स भी आपको हेल्प करते हैं, है ना, आपके प्रोडक्ट्स बनाने में, इंटरमीडिएट गुड्स भी हेल्प कर रहे हैं आपको प्रोडक्ट्स बनाने में, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कैपिटल गुड्स यानी कि वीडियो बनाने के लिए सपोज मुझे कैमरा चाहिए, ये लाइट्स चाहिए, ये चाहिए, ये खुद ट्रांसफर नहीं हो रहे, ये बने रह रहे, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं प्रोड्यूस करने में, ठीक है। लेकिन जब इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं ना, वो खुद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैदा कोई मशीन नहीं है, मैदा खुद उसके अंदर बन के फाइनल जो प्रोडक्ट था मोमो बना। समझ में आया? मैदा जो था वो फाइनल खुद ट्रांसफॉर्म होके क्या बना? ब्रेड बना। समझ में आया? तो आई होप चीजें अब आपको क्लियर होंगी, समझ में अब जैसे कि सपोज मेरे को बेचना है बाजार के अंदर मौसमी का जूस, है ना, मौसमी का जूस बेचना है, तो जो जूस होगा वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन जो मौसमी में लेके आई बाजार से वो मेरी क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड हो गई। और जो मैंने मशीन का यूज करा उस जूस को बनाने के लिए, वो मेरी कैपिटल गुड हो गई। समझ में आया? तो आई होप ये तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। जब मैं इंटरमीडिएट बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ, कैपिटल बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट से आप क्या समझते हो? कोई पेमेंट है मैम, वर्ड के अंदर ही लिख रहा है, कोई भुगतान आपको मिल रहा है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स। क्या ट्रांसफर पेमेंट्स आपकी नेशनल इनकम का हिस्सा होती है? नहीं होती है। मैम ये क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम बहुत बेसिक से समझते हैं। सपोज आपको स्कॉलरशिप मिली, सपोज आपके घर में कोई
स्पेशली एबल्ड इंसान है, उसके हाथ या पैर में कोई दिक्कत है और सरकार उसको हर महीने लाइक 2000 2500 रुपये एज अ पेंशन दे रही है, तो क्या ये दोनों चीज़ों के लिए, स्कॉलरशिप पाने के लिए या फिर पेंशन के लिए मुझे कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना पड़ा, मुझे कोई काम करना पड़ा? नहीं, मुझे तो बैठे बैठे वो चीज़ मिल गई, मुझे तो बैठे बैठे वो पैसा मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी पैसा है ना, ऐसा कोई भी गिफ्ट, ऐसी कोई भी ग्रांट जो आपको बिना कुछ करे मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स। और गिफ्ट्स और ग्रांट्स तो वैसे भी आपको बिना कुछ करे ही मिलती है, ठीक है। तो बस हमको क्या याद रखना है, ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं वो आपके नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर हम वो चीज़ों को गिनते हैं जिससे आपका प्रोडक्शन होता है। समझ में आया? प्रोडक्शन करके कोई चीज़ आपको पैसा मिला हो तो आपकी नेशनल इनकम बनती है। सपोज मुझे 100 रुपये जो मिले थे, पेन मैंने प्रोड्यूस करे थे, तो ये 100 रुपये नेशनल इनकम का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है 100 रुपये? क्योंकि मैंने मेहनत करी है ना, यहाँ पे मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह लगाए, लैंड लेबर सब कुछ लगाया, तब जाके मेरे पास पेन प्रोड्यूस हुए। तो मैंने जब 10 पेन बेचे तो मुझे जो 100 रुपये मिले, ये मेरा नेशनल इनकम का हिस्सा है। लेकिन जो मुझे स्पेशली एबल्ड होने के लिए जो सरकार ने जो पेंशन दी, उसके लिए क्या मुझे कोई काम करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा। तो आपकी क्या हो गई? ये ट्रांसफर पेमेंट हो गई। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम कि जो सब्सिडी सरकार देती है ना, ये क्या ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा होती है? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं, ट्रांसफर पेमेंट का सब्सिडी हिस्सा नहीं होती, क्योंकि सब्सिडी सरकार इसीलिए देती है कि आप इस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन करो, इस चीज़ का ज़्यादा कंजम्पशन करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। या आपसे ऑब्जेक्टिव लाइन में पूछ सकता है कि आर सब्सिडीज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम या आर सब्सिडीज पार्ट ऑफ आपके ये ट्रांसफर पेमेंट्स? तो सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा नहीं होती। ट्रांसफर पेमेंट में वही चीज़ें आती हैं जो आपकी नेशनल इनकम में नहीं गिनी जाती। क्यों नहीं गिनी जाती? क्योंकि वो प्रोडक्शन, उसके लिए आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आपको एक तरीके से फ्री में मिल गया। आपका भाई बाहर रहता है, उसने आपके लिए आईफोन भेज दिया, तो क्या कि आईफोन आपके नेशनल इनकम में गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं गिना जाएगा, क्योंकि एक तरह का गिफ्ट है आपके भाई की तरफ से आपके लिए, ठीक है। चलो, और यही आईफोन अगर मैं यहाँ पे रखे अपने पैसों से खरीदूं, तो ये नेशनल इनकम में गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा, बिल्कुल गिना जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता, जो भी आपके पास कैपिटल गुड्स होते हैं, यानी कि मशीन वगैरह जो होते हैं, जो आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आप यूज करते हो बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, उनका क्या होता है? उनकी वैल्यू डाउन होती है। अब आप इमेजिन करो, अगर आपके पास कोई स्कूटी है, क्या वो अगर आपने 5 साल पहले 7 साल पहले खरीदी थी, तो क्या वो अभी तक ऐसी चल रही है? या फिर आपको बीच बीच में उसकी सर्विस कराने की जरूरत पड़ती है, बीच में आपको उसको ऑयल चेंज कराने की जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सपोज आप स्कूटी लेके आए 1000 रुपये की, ठीक है। अब आप इसको 5 साल बाद बेचना चाह रहे हो, आपको सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 500 रुपये कम हुए ना, 500 रुपये का जो वैल्यू लॉस हुआ, ये इसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो कैपिटल गुड्स जो हमारे एसेट्स होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है? विद टाइम घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। तो जितनी वैल्यू घटती है ना, उसी को आप डेप्रिसिएशन बोल देते हो। आई होप समझ में आया होगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस नाम ऐसे भारी भारी दे देंगे, सुनने में लगता है पता नहीं क्या है, ठीक है। और एक तो हमने कभी पढ़ा नहीं होता है, वो भी एक रीज़न है। स्टॉक फ्लो, स्टॉक फ्लो क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राहुल तुम मुझे बताओ कि आज अगर 28 अगस्त 2025 को तुम्हारे बैंक के अंदर कितना पैसा था, एक पर्टिकुलर टाइम की मैं बात करूंगा ना, मैंने टाइम दे दिया 28 अगस्त 2025 की तारीख में तुम्हारे पास कितना पैसा था, वो तुम्हें मुझे बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि राहुल तुम मुझे बताओ कि 2025 में तुम्हारे बैंक में कितना पैसा आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम की नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी? फ्लो। वो चीज किसका पार्ट बन जाएगा? फ्लो का। तो बस एक चीज याद रखनी है आपको, स्टॉक और फ्लो में। स्टॉक के अंदर हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम की। और फ्लो के अंदर, प्रवाह के अंदर हम क्या बात करते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कैलकुलेट की जाए। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो कि 10 मार्च 2025 को आपकी कंपनी ने कितने पेन प्रोड्यूस करे, ठीक है। और अगर ये मैं बोलूं कि 2025 वाले साल में, पूरे साल में आपकी कंपनी ने कितने पेन प्रोड्यूस करे, समझ में आया? एक में मैं बहुत स्पेसिफिकली पूछी हूँ और एक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूछ रही हूँ फ्लो के अंदर, ठीक है। तो अगेन आई होप ये ठीक क्लियर होगा। इन्वेंट्री कितनी है? अब मान लो
तुमने 10 पेन प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। अब 10 पेन में से तुम्हारे पास 31 मार्च तक सिर्फ तुम्हारी कंपनी में 4 पेन बिके, ठीक है, 4 पेन बिक गए मेरे। कितना स्टॉक रहेगा मेरे पास? 10 मैंने बनाए थे, 4 ही बिके। तो ये जो 6 पेन है ना जो बिके नहीं, ऐसा स्टॉक जो अभी पड़ा है मेरे पास बिकने के लिए, ठीक है, उसको आप क्या बोल देते हो? इन्वेंट्री बोलते हो, ठीक है। इन्वेंट्री अगेन मैं समझा देती हूँ, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मैंने ना 10 आईफोन प्रोड्यूस करे, मेरी कंपनी आईफोन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मैंने 10 में से 7 आईफोन बेच दिए 31 मार्च तक, तो ये जो 3 आईफोन जो पड़े होंगे मेरे पास, ये किसका हिस्सा बन जाएंगे? इन्वेंट्री। तो कभी भी आपने ये वर्ड सुना होगा इन्वेंट्री, स्पेशली अगर आप शार्क टैंक प्रोग्राम देखते हो तो उसमें भी काफी ज्यादा बोला जाता है। तो बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा इसका मीनिंग, बट बहुत बेसिक चीज है। जितना सामान आपके स्टॉक में पड़ा है, रेडी टू सेल है, अभी बिका नहीं है, ठीक है, वो आपका इन्वेंट्री बन जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हाँ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने पेन बनाया था, पेन मैंने कितने में बेचा? ठीक है, पेन में 10 रुपए में बेच रही थी। अब मैं 10 रुपए ही क्यों रखी मैंने एक पेन की कीमत? मैं 100 रुपए भी रख सकती थी, मैं 1000 भी रख सकती थी, मैं 1 रुपया भी रख सकती थी, लेकिन वाई 10, है ना? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो आइए देखते हैं क्या रीजन होगा। पेन बनाने में क्या क्या लागत लगी थी मेरी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे थे, ठीक है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैंने क्या क्या चीजें दे दी थी? मैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। तो मान लो एक पेन बनाने के लिए मुझे 2 रुपए का मेरा रेंट लग जा रहा है, जो मैंने जमीन ली है जिसमें मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। 2 रुपए मेरे को मजदूर को देने पड़ रहे हैं। ये बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये सारी चीजें बहुत हजारों करोड़ों में होती है, बट इजी वे में समझने के लिए हम बहुत छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक पेन बनाने के लिए, एक पेन बनाने के लिए जिसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए, उसमें आप 2 रुपए किसको दे दे रहे हो? 2 रुपए आप दे दे रहे हो रेंट में, 2 रुपए अगेन आप दे दे रहे हो, 2 रुपए किसको दे दे रहे हो आप? वेजेस में, जो लेबर ने काम किया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, यानी कि जो मैंने मशीन वगैरह का यूज करा उस पर मुझे इंटरेस्ट पर पेन कितना देना पड़ रहा है? मान लो 3 रुपए मेरे को देने पड़ रहे हैं, तो कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7। अब कितने रुपए मेरे पास बच रहे? 3 रुपए। यानी कि मैंने सोचा कि अगर 7 रुपए तो लग रहे हैं मेरे, उसके अलावा मैं 3 रुपए खुद के पास रखूंगी। क्यों? ताकि से मेरा प्रॉफिट भी तो होना चाहिए यार। 7 रुपए में मेरा बन रहा है तो मैं साथ में तो नहीं बेचूंगी ना, मैं कुछ हिस्सा उस चीज का किस में रखूंगी? प्रॉफिट में रखूंगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसी चीज को आप क्या बोल देते हो? फैक्टर कॉस्ट। कुछ भी नहीं था। देखो फैक्टर कॉस्ट मतलब, ये वर्ड से अब समझ में आ ही रहा होगा, फैक्टर कॉस्ट मतलब किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को कि कितनी लागत लग रही है उस चीज को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे पेन में मेरी कितनी लागत लगी? 2, 2, 3, और 3 मैंने सोचा मैं खुद के प्रॉफिट के लिए रखूंगी पर पेन, ठीक है। तो टोटल अपना कितना हो गया? 10 रुपए हो गया, है ना। तो ये आपका क्या होता है? ये फैक्टर कॉस्ट होता है, ठीक है। The total cost to produce goods or services which includes the payments made to the 4 factors of production। जो पैसा 4 factors of production को दे रहे हो, वही तो हमने देखा अभी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, खत्म। अब मार्केट प्राइस की बात कर लेते हैं। मार्केट प्राइस से हम क्या समझते हैं? मार्केट प्राइस हम ये समझते हैं कि फाइनली आपने तो आपकी इतनी लागत लगी, एक प्रोड्यूसर की मेरी इतनी लागत लगी, 10 रुपए लगी, बट फाइनली मैं उसको कितने में बेच रही हूँ, मतलब उसका मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है, एमआरपी कितना है उसका। मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? अब ये देखो, 10 रुपए में तो मैं बेच रही थी, ये तो मैंने फिक्स कर दिया। इसके बाद सरकार ने मुझे बोला कि यार चित्रा, तुम जो पेन बेच रही हो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका और प्रोडक्शन करो, तो मैं उसकी सब्सिडी तुमको दे देता हूँ। पर पेन तुमको 1 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, तो क्या हो गया? -1 हो गया। प्लस सरकार बोल दे कि तुमको मैं तुम्हारे से मैं हर पेन के बदले 2 रुपए एज अ टैक्स चार्ज करूंगा, तो ये 2 रुपए हो गए। तो फाइनल कितने रुपए में बेचूंगी पेन को? मैं उसको 10 नहीं, मैं उसको 11 में बेचूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब्सिडी का जो पैसा मिला सरकार से मुझे, मैंने उसको माइनस कर दिया, और जो मैंने सरकार को टैक्सेस दिया ना, इनडायरेक्ट टैक्स,
वो मैंने 2 रुपए दिए तो वो भी मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस में बेसिक सी बात है, सरकार ने अगर मुझे कोई पैसा दिया किसी चीज को बनाने के लिए तो वो पैसा मैं अपनी फैक्टर कॉस्ट से माइनस कर दूंगी, और जो पैसा मुझे सरकार को देना पड़ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जो है उसको मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। यही चीज हमने करी और हमको क्या मिल गया, अपना मार्केट प्राइस मिल गया। बहुत सिंपल सा था कंसेप्ट। चलो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब अभी हम आगे जब जीडीपी वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, नेक्स्ट चीज अब ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना ये उतनी ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, तो हम भी उतना डीप में नहीं जाएंगे, बट मैं बेसिक आइडिया दे दूंगी कि अगर आपको लगे कि आपके आंसर को आपको और एनरिच करना है मेंस के लिए, ठीक है, तो आप ऐसा कोई फ्लो डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो पहला फ्लो डायग्राम का नाम होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम मॉडल, स्टैटिक संतुलन मॉडल। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि आपका जो देश है, आपकी जो इकोनॉमी है, उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं। क्या दो चीज़ें हैं, हाउस है यानी कि हम लोग घर वाले, और बिजनेस जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, और इसमें एक दो चीज़ें और अज्यूम करते हैं कि आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हो, है ना, किसी तरह की आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हो, किसी तरह का आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्या मतलब हुआ मैम, हमें समझ में आया, समझ लेते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड है, बिजनेस है, बिजनेस को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अभी मैं प्रोडक्शन कर रही थी पेन का, तो मुझे किस चीज़ की जरूरत थी, मुझे थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा, घर वाले ही देंगे, हाउस होल्ड ही देंगे, ठीक है। तो इसने हाउस होल्ड ने क्या करा, बिजनेस को क्या दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, बिजनेस ने क्या करा, यहाँ पे उसको क्या देगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मतलब पैसा दिया, ठीक है। अब ये जो हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, जो इनको पैसा मिला इसका एक्सपेंडिचर कर देंगे। अब इस मॉडल के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि जितनी उनके पास सैलरी आई घर वालों के पास, है ना, सारा का सारा उन्होंने खर्च कर दिया। अगर मुझे 100 रुपए मिले यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, 100 का 100 मैंने वापस से खर्च कर दिया। और मैंने क्यों खर्च करा, ताकि सिर्फ मुझे कुछ सामान चाहिए था घर के लिए, मुझे आटा, सब्जी, ये सारी चीजें चाहिए थी, तो मुझे फिर क्या मिल गई, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज मिल गई, जो मैंने पैसा खर्च करा। तो आई होप ये मॉडल आपको बहुत बेसिक सा था, क्लियर होगा। बिजनेस को किस चीज की जरूरत है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, कहाँ से आएगा, हाउस होल्ड से आएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इसके बदले इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा पैसा, ठीक है। जो पैसा इनके पास आया, क्या वो रख के बैठे रहेंगे, भूखे मर जाएंगे ऐसे, तो वो पैसा इनको खर्च करना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। वो पैसा इन्होंने खर्चा और फाइनली फिर उनको क्या मिलेगा, बदले में सामान मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये मॉडल क्लियर होगा, बहुत बेसिक सा था, ठीक है। ये बट अजम्पशन के बेसिस पे काम करता है, ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना गवर्नमेंट है, ना सरकार है, ना कोई सेव कर रहा है, ना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके पास अगर 100 रुपये आपकी इनकम है तो आप 100 के 100 खर्च कर देते हो। आप शायद सिर्फ 70 रुपये खर्च करोगे, 30 रुपये आप इन्वेस्ट कर दोगे, 30 रुपये आप सेव करोगे, ठीक है। तो एक अजम्पशन के बेस पे मॉडल है, उसका नाम आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद सेकेंड मॉडल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, बस दो टर्म आपको याद करनी है, इंजेक्शन और लीकेज। इसका मतलब क्या है, इंजेक्शन का मतलब कोई चीज आपके आ रही है अंदर, ठीक है, और लीकेज बॉटल लीक कर रही है, मतलब बॉटल में से पानी बाहर जा रहा है। यानी कि अगर आपकी इकोनॉमी में पैसा बाहर जाए, पैसा बाहर कैसे जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो जब पैसा बाहर जाएगा वो एक तरीका क्या हो रहा है, आपकी लीकेज हो रहा है आपकी इकोनॉमी में, और आपकी इकोनॉमी के अंदर बाहर से, विदेश से अगर पैसा आए, है ना, या कोई भी तरीके से आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा आए, तो आप उस चीज को क्या बोलोगे, आप उस चीज को बोलोगे इंजेक्शन। लीकेज देख लेते हैं कि पैसा बाहर कैसे जा सकता है। पैसा जा सकता है, मान लो कि मेरी 100 रुपये तनख्वाह थी, अब 100 रुपये पे सरकार ने बोला कि 10 रुपये तो तुम्हें हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या मैं इस 10 रुपये का यूज कर सकती हूँ, मैं मेरी सैलरी में से सिर्फ 90 रुपीज का यूज कर सकती हूँ। 10 रुपये तो सीधा मुझे टैक्सेस के फॉर्म में सरकार को देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक लीकेज का फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हुआ सेविंग। मान लो मेरे पास 100 रुपये आए थे, 10 रुपये तो सरकार ने मुझसे टैक्स ले लिया, मैंने सोचा कि मैं 20 रुपये जो है ना इसको मैं खर्चूंगी नहीं, इसको मैं सेविंग के फॉर्म में रखूंगी। अब क्या ये पैसा 20 रुपये इकोनॉमी में घूमेगा, नहीं घूमेगा, क्योंकि इससे तो मैं कोई खर्चा ही नहीं कर रही, इसको मैंने एकदम साइड में रख दिया।
तो 20 रुपये यहाँ पे चले गए, 10 रुपये यहाँ पे चले गए। और इम्पोर्ट मतलब मैंने बाहर से कुछ मंगाया। अब मैंने कोई बाहर से सामान मंगाया, मान लो मैंने बाहर से आईफोन मंगाया, ठीक है, आईफोन मेरे को पड़ा 10 रुपये का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये 10 रुपये कहाँ जाएंगे, ये बाहर किसी देश में जाएंगे जहाँ से मैंने वो आईफोन मंगाया था। तो वो पैसा जो 10 रुपये मेरी इकोनॉमी के अंदर घूम सकता था, वो मैंने क्या कर दिया, बाहर बेच दिया, ठीक है। तो लीकेज के क्या एग्जाम्पल हो गए, इम्पोर्ट, टैक्सेस, सेविंग्स। तो आपकी जो 100 रुपये जो आपकी सैलरी थी उसमें से 20, 30, 40 तो आपकी इकोनॉमी के अंदर घूमेंगे ही नहीं। एक तो सरकार ने ले लिया, एक आपने बाहर से कुछ मंगाया था उधर आपने दे दिया, और तीसरी चीज आपने सेविंग कर ली, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा घूमेगा, सिर्फ 60 रुपये घूमेंगे, क्योंकि इतना ही आप एक्सपेंडिचर करोगे, इतना ही आप खर्चा करोगे। यहाँ पे देख लेते हैं फर्म्स। अब फर्म्स जो है, बिजनेसेस वगैरह है या हाउस होल्ड है, इनके पास पैसा आता कहाँ से है, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले तो बाहर की जो टेस्ला है उस कंपनी ने सोचा यार मैं इंडिया में जाके ना सेटअप करता हूँ और वहाँ पे जाके मैं प्रोडक्शन करूँगा। तो ये क्या हो गई, एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो गई, इकोनॉमी के अंदर पैसा आ गया। फिर दूसरी चीज गवर्नमेंट ने सोचा, सरकार ने सोचा कि चलो मैं ना कुछ खर्चा करता हूँ और लोगों को सब्सिडी वगैरह दे देता हूँ। लोगों को सब्सिडी दी तो डायरेक्ट पैसा आया इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक इंजेक्शन की किस तरीके से आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा आ रहा है। पहला, कोई बाहर की कंट्री की कोई कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉर एग्जांपल। दूसरा, गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया। एक तो गवर्नमेंट को हमने टैक्सेस दिए, वो आपका पार्ट हो जाएगा लीकेज का, लेकिन गवर्नमेंट कोई हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर खर्चा कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और वो पार्ट हो जाएगा आपका लीकेज का। और तीसरा, एक्सपोर्ट। मान लो मैंने कोई नई चीज बनाई, मैंने बाहर भेजी, तो मेरे पास बाहर से पैसा आएगा, जो पैसा आ रहा है आपके पास वो किसका पार्ट हो जाएगा, वो इंजेक्शन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी मॉडल क्लियर होगा। अब तीसरा जो मॉडल है ना, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक और चीज आ जाती है, विच इज फाइनेंशियल मार्केट्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने बैंक वगैरह देखे, यहाँ पे हमने कोई बैंक नहीं देखा, है ना। इसका क्या नाम था, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो भी हमने पढ़ा। जो हमारा लास्ट होता है ना, ठीक है, एक्सपैंडेड मॉडल, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है बीच में। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ से हाउस होल्ड्स इसके अंदर सेव करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, एक तरीके से बैंक। और बड़े लेवल पे बात करो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े बैंक्स है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स क्या करेगी, इसके अंदर या तो सेव कर सकती है या इससे पैसा ले सकती है। फर्म्स क्या कर सकती है, या तो इससे पैसा ले सकती है या बोरो सेव कर सकती है। गवर्नमेंट, सरकार क्या कर सकती है, सरकार को भी भाई पैसे की जरूरत होती है, वो भी पैसा यहाँ से ले सकती है, या अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो वहाँ पे जमा कर सकती है। बस ये एक्स्ट्रा चीज थी, बाकी सारी हमने चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। तो अगेन दिस इज नॉट डायरेक्टली नहीं दे रखा है आपका सिलेबस का पार्ट, बट फिर भी कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा जो है इंडिकेटर वो क्या है, जीडीपी है। तो हम जीडीपी को अच्छे से देखने वाले हैं। अब देखो, आपने शायद एनडीपी ना सुना हो, आपने एनएनपी ना सुना हो, लेकिन आपने जीडीपी तो जरूर सुना होगा। मोदी जी भी अपनी काफी बार स्पीच के अंदर बोलते हैं, है ना, जीडीपी वर्ड यूज किया जाता है। बट एक्चुअली जीडीपी वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ मैम, प्रोडक्ट मतलब हुआ जो भी सामान बन रहा है। डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ और ग्रॉस मतलब क्या हुआ। ग्रॉस मतलब होता है टोटल। काफी बच्चों को पता नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रॉस का मतलब क्या है, टोटल, ठीक है, टोटल कुल मिला के। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, आपके देश की टेरिटोरियल बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सामान जो आपके देश की टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा हो, वो पार्ट बन जाता है आपके जीडीपी का। इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको समझाती हूँ। इससे एक और पहले चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। देखो, टेरिटरी तो आपके जीडीपी का हिस्सा होती है, उसके अलावा समुद्र की अगर हम बात करी जाए तो जैसे मान लो इंडिया जो कंट्री है उसके आसपास वाटर है, उस वाटर बॉडी से सराउंडेड है, वो सीज ओशन से सराउंडेड है। तो सी का 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितना, 12 नॉटिकल माइल्स तक भी पूरा हक किसका है, ये किसकी टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है,
ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कितने नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का पूरा हक रहता है, किसी भी देश का पूरा हक रहता है उसके आसपास की ओशंस वगैरह पे। ठीक है, तो कितना होता है, वो 12 नॉटिकल माइल्स होता है। अब एक एक्सेप्शन मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली थी, वो ये था कंसेप्ट ऑफ एम्बेसी। आपने दिल्ली में देखा होगा कि यूएसए या बाकी सारे देशों के ना एम्बेसी के ऑफिस बने हुए हैं इंडिया के अंदर। तो अगर कोई भी प्रोडक्शन यूएसए की एम्बेसी में हो रहा हो, यूएसए की एम्बेसी कहाँ है, दिल्ली में है ना, हमारे देश के अंदर कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। अब यूएसए की एम्बेसी का प्रोडक्शन कुछ भी हो रहा हो दिल्ली के अंदर, तो वो तो किसका हिस्सा माना जाएगा? अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे मैम वो हिस्सा माना जाना चाहिए हमारे देश का। क्यों देश का हिस्सा माना जाना चाहिए? क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। बट मैं बोलूंगी नहीं बच्चों, वो दिल्ली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा यूएसए का हिस्सा। क्यों? क्योंकि एम्बेसी जिस देश की होती है उस देश की वो टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल, अगर इस एम्बेसी के अंदर कुछ व्हीकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, कुछ गाड़ियां प्रोड्यूस हुई है ना, कहाँ पे एम्बेसी? दिल्ली के अंदर है। किसकी एम्बेसी? यूएसए की है। तो ये किसका हिस्सा माना जाएगा जीडीपी के अंदर? ये इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये किसका हिस्सा माना जाएगा? ये यूएसए का हिस्सा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्बेसी अगेन हमने बताया था जिस देश की होती है उस देश का ही उस पर हक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की एम्बेसी जो स्विट्जरलैंड में और इंडिया की एम्बेसी में मान लो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो किसका हिस्सा माना जाएगा? वो स्विट्जरलैंड का हिस्सा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एम्बेसी है और एम्बेसी अपने देश का हिस्सा होती है। समझ में आया? तो आई होप ये बेसिक सी चीज थी, ये क्लियर होगी। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगेन स्टेटमेंट में आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है एम्बेसी वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो जीडीपी के अंदर अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ मार्केटेबल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपने प्रोडक्शन करा है उसकी मार्केटेबल वैल्यू, मतलब उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, ठीक है, वो आपका जीडीपी होता है। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, टेरिटरी की हमने बात कर ली। टेरिटरी वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एम्बेसी को हम नहीं जोड़ते हैं जीडीपी में। ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यूएसए की एम्बेसी को हम इंडिया के जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे और इंडिया की एम्बेसी को हम किस जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, इंडिया की एम्बेसी जो होगी वो स्विट्जरलैंड के जीडीपी में नहीं जोड़ेगी। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स थे बट समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपका आएगा आई गेस जीएनपी वाला कंसेप्ट। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी था, ये देख लो यहाँ पे। जीडीपी एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय जापानीज कंपनी विल बी इंक्लूडेड इन इंडियन जीडीपी। यानी कि जापान की कोई कंपनी है वो इंडिया के अंदर कार्स बना रही है। समझ में आया? अगर वो कार बना रही है तो किसके जीडीपी में जाएगी? अगर जीडीपी की बात करें वो जाएगी इंडिया की जीडीपी में। आप बोलोगे मैम ये तो जापान की कंपनी है तो जापान की जीडीपी में जानी चाहिए। नहीं, जीडीपी के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है, ठीक है, किस जगह हो रहा है। चलो ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जीएनपी। अब पहले सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज का अंतर आया, डोमेस्टिक और नेशनल। अब देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ, इसका मतलब क्या है? यहाँ से वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, कि जो कंट्री के जो नागरिक हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम जीएनपी में देखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दे रखा है, होंडा मैन्युफैक्चर्स कार्स इन द यूएस बट इज इनकॉर्पोरेटेड इन जापान। मतलब कि जापान की कोई कंपनी है वो यूएसए के अंदर जाके अगर प्रोडक्शन कर रही है तो वो यूएसए का जीडीपी का हिस्सा होगा। ठीक है, जीडीपी का तो हिस्सा होगा बट क्या वो यूएसए का जीएनपी का हिस्सा होगा? जीएनपी का हिस्सा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जीएनपी में किसके जाएगा? वो जापान के जाएगा। क्यों? क्योंकि जापान के सिटीजन्स, जापान की कंपनी वहां पे प्रोडक्शन कर रही है यूएसए में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझो, टेस्ला अभी नई नई आई है इंडिया के अंदर, अगर वो आके यहाँ पे प्रोडक्शन करे तो इंडिया का जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, बट क्या वो इंडिया के जीएनपी का हिस्सा नहीं माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि
एक फॉरेनर इलॉन मस्क की कंपनी है, तो जीएनपी का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब जीडीपी और जीडीपी का तो आपको क्लियर हुआ है, जीएनपी हम निकालते कैसे हैं ये भी हम देख लेते हैं। अभी देखो जीएनपी हम कैसे निकालते हैं, इसके अंदर इस इक्वल्स टू कर दो आप जीडीपी। अब देखो जीडीपी के अंदर तो वो भी सामान शामिल है ना जो आप बाकी, या वो भी सामान शामिल है जो बाकी देश के लोगों ने प्रोड्यूस करा है, तो उसको आप माइनस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे आप सिर्फ सिटीजन्स के बारे में देखते हो, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे। उस माइनस को किस टर्म से बोला जाता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसा पैसा जो आपको बाहर भेजना पड़ रहा है, बाहर के सिटीजन्स को देना पड़ रहा है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो ऐसा भी तो होगा कि क्या ऐसा है कि सिर्फ भारत के देश में बाकी के लोग बसे हुए हैं, ऐसा भी तो है बहुत सारे जगह पे, कनाडा, यूएसए, दुबई के अंदर बहुत सारे लोग जो इंडिया के हैं वो उधर काम कर रहे हैं, तो वो जो पैसा है वो जो इंडिया में भेज रहे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया? तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, सपोज इंडिया की जो जीडीपी थी वो थी, कहाँ लिखूं मैं, हाँ इधर लिखती हूँ, इंडिया की जो जीडीपी थी वो थी 100 रुपए, मतलब 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, लेकिन 100 रुपए में से मान लो 20 रुपए उन लोगों ने प्रोड्यूस करे जो बाकी दूसरे देश के निवासी थे, तो वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे जब हम जीएनपी निकाल रहे होंगे। ठीक है, जीएनपी निकाल रहे होंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जीएनपी में क्या करा, टोटल हमारा जीडीपी कितना था, 100 रुपए का हमने सामान प्रोड्यूस करा, लेकिन उसमें से 20 रुपए का सामान किसने प्रोड्यूस करा, वो बाकी देश के लोग थे, तो हमने इसको माइनस कर दिया। प्लस ऐसा भी तो होगा कि हमारे ही देश के लोग बाहर दूसरी कंट्री में जाके प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उन्होंने जो पैसा भेजा, उन्होंने जो काम किया वो कितना किया, मान लो 50 रुपए का उन्होंने काम किया, तो अब मेरा जीएनपी कितना होगा, 100 माइनस 20 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 130। ठीक है, अब देखो हमेशा ऐसा माना जाता है कि जो आपके पास पैसा जो आ रहा है ना बाहर से वो ज्यादा है कंपेयर टू जो पैसा आप भेज रहे हो बाहर। ठीक है, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, नेट, इस पूरे टर्म को क्या लिखा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि नेट टोटल नेट कितना पैसा आपके पास बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको जीएनपी वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है ना तो दिक्कत आएगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अगेन जीडीपी के अंदर हम क्या देखते हैं, टेरिटरी को देखते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जीएनपी के अंदर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कर कौन रहा है, और जब हम जीएनपी निकालते हैं तो हम जीडीपी अपना रखते हैं सामने, बट उसमें से प्लस करते हैं जो पैसा हमको बाहर से आया, क्योंकि जो पैसा या जो सामान हमारे देश के लोगों ने प्रोड्यूस करा बाहर रहते हुए, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर जब हम जीएनपी निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, और वो पैसा, वो सामान जो बाकी लोगों ने, बाकी देश के लोगों ने प्रोड्यूस करा इंडिया में रहते हुए, वो माइनस हो जाएगा, विच विल गिव आवर जीएनपी। ठीक है, चलो अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट कांसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनडीपी। ये एक तरह से मैथ की तरह है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है क्या अंतर है, ग्रॉस और यहाँ पे क्या है, नेट, यानी कि यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, हम कितना डेप्रिसिएशन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन एनडीपी के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो आपका सामान बना एट द एंड उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ, उसकी में कितनी वैल्यू हो गई, यहाँ पे एनडीपी के अंदर देखा जाता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है वो देखते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं देखेंगे, लेकिन एनडीपी के अंदर क्या देखेंगे, नेट, एक्चुअल में कितना, नेट का मतलब क्या है, एक्चुअल में शुद्ध आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, जीडीपी के अंदर हमारी कंट्री के अंदर 100 पेन प्रोड्यूस हुए, ठीक है, 100 पेन प्रोड्यूस हुए, लेकिन जब हम एनडीपी कैलकुलेट करेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि अभी कितने पेन काम कर रहे हैं। समझ में आया? मान लो अभी पेन काम कर रहे हैं 95 और पेन
5 पेन में कोई डिफॉल्ट आ गया और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसको अगेन मैं एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ, आप बड़े लेवल पे सोचो कि मान लो कोई गाड़ियों का प्रोडक्शन हुआ है ना, 1000 गाड़ी का प्रोडक्शन हुआ, तो ये आपका जीडीपी का हिस्सा बनेगा। लेकिन एट दी एंड आपका 1000 में से कितना डेप्रिसिएशन हो गया, कितनी वैल्यू लॉस हुई, मान लो 10 गाड़ियों ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो आपका एनडीपी कितना हो जाएगा 990। तो जो वैल्यू लॉस होता है विथ टाइम, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है, वो हम एनडीपी के अंदर, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल आपने तो बता दिया हाँ हमारी जीडीपी इतनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतना हुआ है, लेकिन एक्चुअल डेप्रिसिएशन को माइनस करके अब कितने गुड्स एंड सर्विसेज है आपकी इकोनॉमी के अंदर, वो आप देखते हो, ठीक है। तो चलो आई होप ये भी क्लियर होगा एनडीपी वाला कंसेप्ट भी। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है ये हम देखते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि एक मैंने टेबल बनाई है स्पेशली आप लोगों के लिए। देखो पहले पर कैपिटा इनकम समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। पर कैपिटा इनकम अगर एग्जाम में आ जाए कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना होता, आपकी जो टोटल इनकम है, मान लो इकोनॉमी के अंदर आपके सिर्फ 2 लोग हैं, सपोज 2 लोग हैं और एक इंसान कमा रहा है 20 रुपये, एक इंसान कमा रहा है 30 रुपये, ठीक है, तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो गई 50 हो गई मैम टोटल इनकम। और कितने लोग हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपके देश के अंदर, तो सिर्फ 2 लोग हैं, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो जाएगी आपका टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जितनी टोटल इनकम आपके देश के अंदर बन रही है अपॉन टोटल आपकी पॉपुलेशन कितनी है देश की, विच विल गिव यू पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो अगेन ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट वही है, कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और एज एन इकोनॉमिक्स टीचर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको चीज़ें बताऊं, तो इसलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। ऊपर हम एक एनएनपी वाला कंसेप्ट छोड़ के आ रहे हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये इसको कट कर देना, ये गलती से लिख दिया गया है, यहाँ पे रिविजन हेडिंग डाल लेना, ठीक है। हाँ चलो अब हम वापस से एक बार रिवीजन करेंगे कंसेप्ट्स का, ठीक है। तो जीडीपी क्या है ये आपको समझ में आ गया कि जो भी आपका सामान देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो उसको आप क्या बोलोगे, जीडीपी बोलोगे, टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा हो। जीएनपी क्या होता है मैम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऐसा सामान जो आपके देशवासी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम टेरिटरी नहीं देखते, हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा जीडीपी हुआ उसमें से जो पैसा हमारे पास बाहर से आया, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो पैसा हमने बाहर भेजा फैक्टर इनकम, देखो जो पैसा बाहर से आएगा वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और जो पैसा हमको बाहर भेजना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इसको हम दोनों को शॉर्ट बनाने के लिए क्या लिख देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो आपको जीएनपी समझ में आ गया, जीडीपी में से टोटल कर लो, जीडीपी के अंदर वो पैसा जो आपके पास बाहर से आया माइनस कर दो वो पैसा जो आपने बाहर दिया। आपको लग रहा होगा मैम इतनी बार क्यों बोल रहे हो आप, हमको तो एक बार 2 बार में समझ में आ गया। तो मैं चाहती हूँ कि आपको साइड बाय साइड ही कंसेप्ट याद होता जाए, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिवाइज द नोट्स, इसके बाद अलग से आपको वापस से क्लास ना लगानी पड़े कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो जीएनपी वाला समझ में आ गया। अब एनडीपी देखते हैं, जीडीपी एनडीपी क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है। ग्रॉस से मैंने क्या बोला था, नेट पे जाने के लिए, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ वो कैसे निकलेगा, जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एनएनपी देखते हैं जो हमने कंसेप्ट छोड़ दिया था, ठीक है, एनएनपी। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं पेज को हम थोड़ा, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो इतना डिटेल में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो बस अच्छे से सुनो, रिवाइज करो, दैट्स इट, ठीक है। हाँ अब हम एनएनपी देखने वाले थे। तो एनएनपी का मतलब क्या है, अब हमको जीडीपी से कोई भी आपको टर्म निकालने को आ जाए एग्जाम में, आप जीडीपी लिख लेना, उससे एक एक करके पहुंचते जाना। एनएनपी पे अपन को पहुंचना है, तो हम क्या कर सकते हैं एनएनपी निकालने के लिए, ग्रॉस से हमको नेट पे आने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, हमको करना पड़ता है जीडीपी में से माइनस कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन। आपको डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ऐड करना
रखना पड़ता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या आपके पास अल्टीमेटली नेट कितना पैसा आया बाहर से वो आप ऐड कर देते हो। तो क्या ये मेरा फॉर्मूला बनेगा एनएनपी का? देख लेते हैं। एनएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, वाई का मतलब इनकम है यहाँ पे। चलो अब एनएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये चीज क्यों मैंने लिखी है समझ में नहीं आया मैम? तो ये देखो ना, जीडीपी प्लस एनएफआईए क्या होता है? जीडीपी प्लस एनएफआईए क्या होता है? जीएनपी होता है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ? जीएनपी भी लिख सकती हूँ और माइनस डेप्रिसिएशन का माइनस डेप्रिसिएशन आ गया। तो आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसको हम नेशनल इनकम का तरीका मानते हैं। तो वो पैसा अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन के माइनस होने के बाद जो हमारे सिटीजन्स ने कमाया है वो हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा बनता है। ऐसा मैंने क्यों बोला एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब कितनी लागत लगी किसी सामान को बनाने में, फैक्टर कॉस्ट हटाओ। नेट का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन को हमने माइनस कर दिया। नेशनल का मतलब क्या होता है? सिटीजन्स, है ना, टेरिटरी की बात नहीं होगी। तो अगेन आई होप ये जो कंसेप्ट है जिसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है वो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये मैंने इधर एक्सप्लेन भी कर रखा है क्या मतलब है। अब दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास। क्या टॉपिक है ये अच्छे से देख लेते हैं। देखो अब इसको अगेन हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। 2018 में मान लो आपके देश में, अगेन एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइपोथेटिकल, सिर्फ पेन प्रोड्यूस होते हैं, है ना। 2018 में आपके पास पेन की कीमत जो प्राइस थी और कितने प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, उत्पादन कितना हुआ और मूल्य कितना था उस वक्त। ठीक है, तो प्राइस आपकी थी मान लो उस वक्त पेन की 5 रुपए और प्रोडक्शन आपने किया 10 पेन का। ठीक है, तो टोटल आप कितना मानोगे मेरे पास कितना पैसा आया? टोटल मेरे पास 5 × 10 दैट इज 50 रुपए आए। ठीक है, सही है, चलो बढ़िया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 2025 का। मान लो 2025 पूरा साल खत्म हो गया, उसके बाद मैंने देखा कि मैंने कितने पेन का प्रोडक्शन किया, मैंने किया 5 पेन का प्रोडक्शन और यहाँ पे मेरी जो प्राइस थी, मेरा जो पेन का मैंने मूल्य रखा वो मैंने 20 रुपए रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्राइस थी 5 रुपए, प्रोडक्शन मैंने किया था 10 पेन मैंने प्रोड्यूस किए थे। यहाँ पे प्रोडक्शन में सिर्फ 5 पेन ही प्रोड्यूस कर पाई बट मैंने 20 रुपए उसका प्राइस रख दिया। तो किधर पैसा ज्यादा जनरेट हुआ? 20 × 5 = 100। तो क्या चीज ज्यादा अच्छी है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप ये चूज करोगे या ये चूज करोगे, आप बोलोगे ना ऑफ कोर्स सी बात है 100 रुपए जहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं वही बढ़िया कर रहा है देश, उसकी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है। मैं बोलूंगी एकदम नहीं, मैं तो इसके साथ जाऊंगी। ऐसा रीजन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो जो यहाँ पे ये जो 100 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है ना, 50 रुपए का जो इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 50 रुपए अल्टीमेटली आपका देश बना पा रहा था, यहाँ पे 100 रुपए बना पा रहा था। लेकिन ये जो 50 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, क्या ये प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से हुआ है या फिर महंगाई ज्यादा होने की वजह से हुआ है? समझ में आया? किस वजह से हुआ है? महंगाई ज्यादा होने की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमको कभी भी जब हमारा जीडीपी वगैरह निकालते हो, जब हम नेशनल इनकम निकालते हो, तो ऐसा बोला जाता है जो कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस हैं उससे निकालने चाहिए, जो स्थिर मूल्य है। और भारत के अंदर हमने कौन से ईयर को अपना बेस ईयर मान रखा है? 2011-12। ये यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। 2011-12 अभी हमारा बेस ईयर है। मतलब कि अगर हमको देखना हो कि हमारे देश के अंदर एक्चुअल कितने रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम आज के प्राइसेस से नहीं देखेंगे, हम किसके प्राइसेस से देखेंगे? 2011-12 में जो प्राइस होंगे ना उसको निकाल के देखेंगे। समझ में आया? अब इसको देखो, यहाँ पे हमने कितने पेन प्रोड्यूस किए थे? 5। अब यहाँ पे अब इसको कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस से निकालना हो तो कैसे निकालोगे? उस वक्त कितना प्राइस था? 5 रुपए था। और कितने पेन प्रोड्यूस हुए? 5 ही पेन प्रोड्यूस हुए। तो 5 × 5 विच विल गिव यू 25। तो मतलब कि हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ वो तो कितने रुपए का हुआ? वो तो सिर्फ 25 रुपए का ही हुआ। ये जो 100 है ये तो किसकी वजह से आया है? ये तो महंगाई की वजह से आया है। हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है, उल्टा हमारी इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल आ रहा है कि हम जितना पहले प्रोड्यूस कर रहे थे उतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी समझ में आया
कि हम करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस क्यों देखते हैं? हम इसलिए देखते हैं ताकि से हमें ये पता पड़ जाए कि जो हमारा जीडीपी है, जो हमारी इनकम है, ये बढ़ती जा रही है, बट ये बढ़ने के साथ साथ क्या एक्चुअली चीज़ों का, जितनी हम चीज़ें पहले बना पा रहे थे उतना प्रोडक्शन हम अभी कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है आपकी इकोनॉमी के अंदर, वो इसलिए तो नहीं दिख रहा महंगाई की वजह से। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप अपने लेवल पे भी बनाओ कांस्टेंट और करंट ईयर की प्राइस रख के, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, दिस वाज द लास्ट थिंग। अब आपका सिर्फ एक चीज बच रही है, विच इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, क्या बच रहा है? सिर्फ मेथड्स बच रहे ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वो कैलकुलेट करने के क्या मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लगा होगा और यू हैव मेड यूज ऑफ इट। इसकी जो पीडीएफ है, इसका जो लिंक है वो आपको किधर मिल जाएगा? इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहाँ पे आप जाइए, यू कैन जॉइन द चैनल इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस ऑलरेडी। और आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग एसएप। जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना ज़्यादा आपको एज मिलेगा, उतने ज़्यादा आपके स्टेट सर्विस में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड आई होप यू हैव लव्ड दिस सेशन। इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क to simplify this topic and I'll keep simplifying। जो भी टॉपिक्स आगे हम इन्फ्लेशन से लेके डेमोग्राफिक वाला टॉपिक से लेके सब कुछ कवर करने वाले इकोनॉमिक्स में। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, यू ऑल लव्ड इट, और आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसका रिविजन करिए एंड प्लीज बी अ पार्ट ऑफ अस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव जर्नी एंड मेक योर ड्रीम्स योर रियलिटी। ऑल द बेस्ट।